हेलो स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपका बूस्टर नर्सिंग करियर पॉइंट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस में। मैं आपके लिए लाने वाला हूं एक डेली लाइव क्लासेस इन इवनिंग टाइम विदाउट एनी प्राइस। जी हाँ, आप भी अपने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं बूस्टर एनसीपी के साथ जुड़ के। तो साथियों, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिससे इसका लाभ सभी को मिल सके। चलिए साथियों, आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। कॉलेरा। कॉलेरा के बारे में आज हम जानेंगे कि कॉलेरा क्या होता है, इसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो कॉलेरा के बारे में डिस्कस करते हैं। कॉलेरा क्या है? तो कॉलेरा एक बैक्टीरियल डिजीज है। इट इज ए बैक्टीरियल डिजीज। इट इज ए बैक्टीरियल डिजीज। इसका जो कॉजेटिव एजेंट रहता है, कॉजेटिव एजेंट विब्रियो कॉलेरा। विब्रियो कॉलेरा। विब्रियो कॉलेरा। जो विब्रियो कॉलेरा है, ये कॉमा सेप के बैक्टीरिया होते हैं। कॉमा सेप के बैक्टीरिया, यानी कि इन बैक्टीरिया का जो शेप रहता है वो कॉमा शेप में रहता है, कुछ इस तरह से। तो कॉमा शेप के बैक्टीरिया है, इनका शेप कॉमा की तरह होता है। विब्रियो कॉलेरा के कॉजेटिव एजेंट है ये कॉलेरा के। जी, ये जो विब्रियो कॉलेरा है, दूसरी इसका करेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जी, कॉलेरा देख रहे हैं हम। कॉलेरा एक बैक्टीरियल डिजीज है। कॉजेटिव एजेंट इसका विब्रियो कॉलेरा है। विब्रियो कॉलेरा शेप कैसा होता है इसका? कॉमा शेप का होता है। ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव? तो ये बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होता है। जी, ये जो बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया अपने अंदर, मतलब जब ये एंटर करता है हमारी बॉडी में, तो एक टॉक्सिन को रिलीज करता है जिसको बोलते हैं एंटेरोटॉक्सिन। इट रिलीज एंटेरोटॉक्सिन। एंटेरोटॉक्सिन। और ये जो एंटेरोटॉक्सिन टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, ये हमारी इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लामेशन कर देता है। इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन, जब हमारी इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लामेशन होता है, तो इसी इन्फ्लामेशन के कारण हमारी बॉडी के अंदर से एक डायरिया होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोफ्यूज डायरिया। प्रोफ्यूज डायरिया। प्रोफ्यूज डायरिया। जी हाँ, तो डायरिया इसका मेन करेक्टरिस्टिक्स रहता है। डायरिया कौन सा होता है? प्रोफ्यूज डायरिया होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में डायरिया रहता है। इसलिए इसी डिजीज का नाम हम दूसरा ही बोलते हैं, इट इज ए एक्यूट बायटरी डायरियल डिजीज। तो कॉलेरा को ही हम कॉलेरा इज ए एक्यूट वाटरी डायरियल डिजीज के नाम से जानते हैं। तो कॉलेरा है, कॉलेरा को ही हम एक्यूट वाटरी डायरियल डिजीज के नाम से जानते हैं। ये बैक्टीरियल डिजीज है। पॉजिटिव एजेंट इसका विब्रियो कॉलेरा रहता है। जो कॉमा शेप के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, एक टॉक्सिन को रिलीज करते हैं जिसका नाम होता है एंटेरोटॉक्सिन। ये एंटेरोटॉक्सिन अपने इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लामेशन कर देता है, जिसकी वजह से प्रोफ्यूज डायरिया देखने को मिलता है। जी, एक्यूट वाटरी डायरियल डिजीज के नाम से भी इसको जानते हैं। अगर इसको मैनेज नहीं किया गया तो ये कन्वर्ट हो जाता है और ये एपिडेमिक, इजीली एपिडेमिक हो जाता है, बहुत जल्दी से स्प्रेड हो जाता है। जी हाँ, तो ये जो बैक्टीरिया है, सबसे पहले हम देख रहे हैं बैक्टीरिया कॉलेरा का। जो बैक्टीरिया है ये डिस्कवर हुआ था, कॉलेरा बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं हम। बैक्टीरिया ये डिस्कवर्ड हुआ था
डिस्कवर्ड इन 1885 के अंदर, 1885 के अंदर ये डिस्कवर हुआ था। और डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट, हाँ जी, इन साइंटिस्ट का नाम था मिस्टर रॉबर्ट कोच। मिस्टर रॉबर्ट कोच, हाँ जी, बहुत सब लोग जानते हैं इनको, रॉबर्ट कोच को बहुत ज़्यादा नाम सुना है इनका। तो मिस्टर रॉबर्ट कोच ने इसको डिस्कवर किया था जी। कॉलेरा का दूसरा नाम एक्यूट वाटरी डायरियल डिजीज के नाम से जानते हैं। बैक्टीरिया डिस्कवरी 1885 के अंदर हुआ था। किसने डिस्कवर किया था? ये मिस्टर रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया था जी। इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है कॉलेरा का, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, हम बात कर रहे हैं अभी मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो हो जाता है वो होता है फीको ओरल रूट, फीको ओरल रूट, जी हाँ, फीको ओरल रूट इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट हम इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका एक और बनता है। एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है इसका, यहाँ से क्वेश्चन बनता है इसका कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा होता है? फीको ओरल रूट होता है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, जी हाँ, इसका जो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसके इंक्यूबेशन पीरियड से पूछा जाता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है कॉलेरा का? इंक्यूबेशन पीरियड, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है कॉलेरा का? 2 to 3 डेज, 2 से 3 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। डेज में हम देखते हैं इसका, डेज में होता है 18 to 72 आवर्स, 18 to 72 आवर्स, 18 घंटे से लेके 72 घंटे तक। अगर डेज में देखते हैं तो 18 to 72 आवर्स, और सॉरी आवर्स में देखते हैं तो 18 to 72 आवर्स, और डेज में देखते हैं तो 2 to 3 डेज होता है इसका, ठीक है। अप टू 5 डेज तक भी हो सकता है ये, अप टू 5 डेज तक भी इसका इंक्यूबेशन पीरियड नॉर्मल रहता है, इतना ही होता है इसका, ठीक है। चलिए, इसका जो मेन इंपॉर्टेंट सोर्स होता है इन्फेक्शन का, वो वाटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स होता है कोलेरा के लिए, वो वाटर होता है जी। चलिए, अभी हम देखेंगे इसके क्लिनिकल फीचर। तो क्या क्या इसके क्लिनिकल फीचर होते हैं, क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिखाई देंगे? तो इसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है कुछ फेजेस के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो सबसे पहली फेज इसकी पढ़ेंगे, फर्स्ट फेज, फर्स्ट फेज जिसका नाम है फेज ऑफ इवैक्यूएशन, फेज ऑफ इवैक्यूएशन। इस फेज ऑफ इवैक्यूएशन के अंदर क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे हमको फेज ऑफ इवैक्यूएशन के अंदर? इस फेज ऑफ इवैक्यूएशन के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे एक्यूट वाटरी डायरिया, एक्यूट वाटरी डायरिया, एक्यूट वाटरी डायरिया। ये जो एक्यूट वाटरी डायरिया होगा, इसका करेक्टरिस्टिक्स है, ये रहेगा राइस वाटरी डायरिया। इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगा एक्यूट वाटरी डायरिया का? राइस वाटरी डायरिया। चलिए, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइस वाटरी डायरिया कौन सी डिजीज के अंदर देखने को मिलता है? सबको, सब लोग जानते हैं इसको, राइस वाटरी डायरिया जो होता है वो कॉलेरा के अंदर देखने को मिलता है। इस राइस वाटरी डायरिया जब होगा, एक्यूट वाटरी डायरिया होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, कितनी बार फ्रीक्वेंसी, कितनी बार पर्सन डायरिया के लिए डायरिया करेगा? तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है मोर देन 30 to 40 टाइम्स,
मोर देन 30 टू 40 टाइम्स, 30 से 40, 30 टू 40 टाइम्स से ज़्यादा, 30-40 बार से ज़्यादा डायरिया ये कॉज करेगा। अच्छा, इसके साथ में डायरिया भी होगा, प्लस इसके साथ में पेशेंट कंप्लेंट करेगा वॉमिटिंग की, साथ में फ्रीक्वेंसी तो इसकी 30-40 बार से ज़्यादा रहेगी, राइस वाटरी डायरिया रहेगा, और पेशेंट कंप्लेंट लेके आएगा कि उसको वॉमिटिंग भी हो रही है। पेशेंट हैज कंप्लेंट ऑफ वॉमिटिंग, पेशेंट हैज कंप्लेंट ऑफ वॉमिटिंग, पेशेंट को डायरिया के साथ में वॉमिटिंग भी होगी। तो अभी हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट फेज के अंदर क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे आपको। तो फर्स्ट फेज के अंदर आपको ओनली और ओनली डायरिया दिखाई देगा, जो एक्यूट वाटरी डायरिया होगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, राइस वाटरी डायरिया होगा, फ्रीक्वेंसी 30-40 बार से ज़्यादा होगी एक दिन के अंदर, और पेशेंट साथ में कंप्लेंट करेगा वॉमिटिंग की। तो ये फर्स्ट फेज के अंदर हमने पढ़ा है। नेक्स्ट इसका देखेंगे सिम्टम्स इसके सेकंड फेज के अंदर क्या क्या आएंगे। तो दूसरी फेज पढ़ेंगे सेकंड फेज। सेकंड फेज, सेकंड फेज का नाम पहले देख लेते हैं क्या होता है। फेज ऑफ कोलैप्स, फेज ऑफ कोलैप्स। इस फेज के अंदर जो पर्सन होता है वो कोलैप्स हो जाता है, वाटर पूरा निकल जाता है उसके पर्सन से, बीपी बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, हाइपोवोलेमिया में जाने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए हमने इसको क्या बोला, फेज ऑफ कोलैप्स। इवैक्यूएशन ज्यादा होने की वजह से ये फेज आती है, तो इसके अंदर कुछ सिम्टम्स रहेंगे। इवैक्यूएशन के बाद ये फेज आएगी तो सारे के सारे सिम्टम्स कौन से रहेंगे, कोलैप्स वाले रहेंगे। क्यों आ रही है ये, पहले तो लिख लो, ड्यू टू इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन बोले तो बहुत ज्यादा इवैक्यूएशन हो रहा है, सब कुछ उसके बाहर जा रहा है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन उसकी इवैक्यूएट हो रही है, खाली हो रही है, इसकी वजह से ये फेज देखने को मिल रही है। ड्यू टू इवैक्यूएशन द पेशेंट फेज दिस फेज, the patient face this phase। इस फेज से पेशेंट इस वाली फेज में क्यों आया है, क्योंकि उसमें इवैक्यूएशन ज्यादा हो रहा है, इसलिए कोलैप्स वाली कंडीशन देखने को मिल रही है। इसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं सेकंड फेज के अंदर। कोलैप्स हो जाएगा तो इसके अंदर हम देखेंगे वाटर नहीं रहेगा बॉडी के अंदर, तो इसकी सबसे पहले आई देखेंगे, आई क्या रहेंगी उसकी, शंकन आई। इसके अंदर सिम्टम्स देखेंगे, सबसे पहले हम लिख रहे हैं ऊपर संकन आई, उसकी आई कैसी हो जाएंगी, शंकन हो जाएंगी, अंदर की तरफ चली जाएंगी। दूसरा, हम उसके हैंड और फीट का एग्जामिनेशन करेंगे तो उसके हैंड और फीट दिखेंगे हमें वाशरमैन जैसे, वॉशरमैन लाइक हैंड्स एंड फीट। जैसे वॉशरमैन के जो हैंड्स और फीट दिखाई देते हैं वैसे ही इसका भी अपीयरेंस दिखाई देगा। नेक्स्ट इसका जो एब्डोमन देखेंगे तो इस एब्डोमन रहेगा स्कैफॉइड, स्कैफॉइड एब्डोमन, स्कैफॉइड एब्डोमन सीन होगा इस पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर क्लिनिकल फीचर होगा, उसको प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, थर्स्ट बहुत ज्यादा रहेगी। उसकी स्किन देखेंगे तो उसकी स्किन की इलास्टिसिटी लॉस हो जाएगी, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्किन, स्किन की इलास्टिसिटी लॉस हो जाएगी, यानी इलास्टिसिटी लॉस हो जाएगी, साथ में ड्राई स्किन दिखाई देगी, स्किन मॉइस्ट नहीं रहेगी, स्किन जो होगी अब वो ड्राई रहेगी। ये कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा इसके अंदर संकन आई रहेगा, वॉशरमैन हैंड्स एंड फीट रहेंगे, स्कैफोल्ड एब्डोमेन रहेगा, पेशेंट को प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, उसकी इलास्टिसिटी स्किन की लॉस हो जाएगी, स्किन ड्राई हो जाएगी। नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेबल बीपी, अनरिकॉर्डेबल बीपी, बीपी को आप रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, इतना फॉल हो जाएगा, यानी बीपी क्या होगा यहाँ पे,
फॉल होगा, बहुत ज्यादा कम होगा, उसको रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल होगा, अनरिकॉर्डेबल बीपी देखने को मिलेगा। साथ में वीक एंड थ्रेडी पल्स दिखाई देंगी, वीक एंड थ्रेडी पल्स, थ्रेडी पल्स बहुत मुश्किल से आप पाल्पिट कर पाओगे, फील कर पाओगे, पल्स को फील नहीं कर पाओगे क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा कम हो गया, जिसकी वजह से पल्स बहुत वीक फील होगी। नेक्स्ट पेशेंट जो है अपना लेथार्जी रहेगा, लेथार्जी रहेगा, और साथ में पेशेंट कंफ्यूज भी रहेगा, कंफ्यूज रहेगा। तो ये हम देख रहे हैं कौन से सिम्टम्स देखे हैं अभी हमने इस फेज के अंदर। फेज ऑफ कोलैप्स के अंदर सबसे पहले हमने देखा ऊपर उसकी आई शंकन रहेंगी, वाशरमैन लाइक हैंड्स एंड फीट रहेंगे, स्कैफोल्ड एब्डोमेन रहेगा, थर्स्ट रहेगी, उसके अंदर प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, इलास्टिसिटी बहुत कम हो जाएगी स्किन की, उसकी जो स्किन है वो ड्राई रहेगी, अनरिकॉर्डेबल बीपी रहेगा, थ्रेडी एंड वीक पल्स रहेगी, पेशेंट अपना लेथार्जी रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, साथ में पेशेंट कंफ्यूज भी रहेगा। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स दिखाई देंगे सेकंड फेज के अंदर। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फेज ऑफ रिकवरी, थर्ड फेज है उसका नाम है फेज ऑफ रिकवरी, थर्ड फेज, चलिए थर्ड फेज का नाम है फेज ऑफ रिकवरी, फेज ऑफ रिकवरी। इस फेज के अंदर पर्सन की रिकवरी होने लगेगी, यानी जो साइनस सिम्टम्स थे कोलैप्स वाले वो सारे अब रिकवर होने लगेंगे। कब होने लगते हैं ये फेज आता कब है, तो लिख लेना इधर, आफ्टर 4 to 7 days, 4 to 7 days बाद ये फेज हमको दिखाई देगा। होता क्या है इसके अंदर, जी हाँ, इसके अंदर देखते हैं होता क्या। इस फेज के अंदर क्या होंगे, पेशेंट्स के वाइटल साइन नॉर्मल होंगे, पेशेंट्स वाइटल साइन रिकवर टू नॉर्मल, रिकवर टू नॉर्मल। जो पेशेंट के वाइटल साइन जो हमने देखे थे अभी ऊपर वाले, जो अब नॉर्मल हो गए थे, वो अब कैसे होंगे, नॉर्मल की तरफ आएंगे। चलिए इसी फेज के अंदर एक चीज लिखेंगे, इस अलग पॉइंट करके लिख लीजिए उसको। कॉलेरा में अगर डेथ होती है, कॉलेरा की वजह से अगर डेथ होती है तो वो हाइपोवॉलेमिक शॉक की वजह से होगी, और डेथ का मेन कारण होगा सेकंड फेज, क्योंकि उसके अंदर कोलैप्स हो गया था। देख लो, डेथ इज ड्यू टू हाइपोवॉलेमिक शॉक, डेथ इज ड्यू टू हाइपोवॉलेमिक शॉक, हाइपोवॉलेमिक शॉक इन सेकंड स्टेज, इन सेकंड फेज या फिर स्टेज। जो हमने सेकंड स्टेज पढ़ी थी उसके अंदर फेज ऑफ कोलैप्स आई थी, तो वहां पे डेथ का मेन कारण हो सकती है वो वाली फेज, क्योंकि उसके अंदर सारे का सारा जो फ्लूइड था वो बाहर जा रहा था, बहुत ज़्यादा डायरिया देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से पेशेंट कोलैप्स हो गया था, जिसमें पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिक शॉक देखने को मिल सकता था। तो इस फेज के अंदर पेशेंट की डेथ हो सकती है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसके बाद में डायग्नोसिस क्या क्या करेंगे इसकी। तो डायग्नोसिस करने से पहले एक बार हम इसको देखते हैं क्या क्या हमने इसके अंदर पढ़ा है। सबसे पहले ऊपर से ही देखेंगे इसको हम, कॉलेरा। तो कॉलेरा जो बीमारी है एक बैक्टीरियल डिजीज है, जिसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो विब्रियो कॉलेरा होता है। ये कोमा सेप का बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ये एंटेरोटॉक्सिन एक टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज करता है जो इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन कर देता है, जिसकी वजह से पर्पिश डायरिया देखने को मिलता है। ये एक्यूट वाटरी डायरियल डिजीज के नाम से भी जानी जाती है। ये जो बैक्टीरिया था 1885 में डिस्कवर हुआ था। डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम रॉबर्ट कोच था। इसका बैक्टीरिया का मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है फीको ओरल रूट होता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 2 से 3 दिन तक होता है। अगर हम आवर्स में बात करें तो 18 to 72 आवर्स होता है, अप टू 5 डेज तक ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है। वाटर एक मेन सोर्स होता है कॉलेरा इन्फेक्शन का।
हम नेक्स्ट इसके क्लिनिकल फीचर की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट फेज के अंदर फेज ऑफ इवैक्यूएशन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर एक्यूट वाटरी डायरिया होगा। एक्यूट वाटरी डायरिया, ये राइस वाटरी डायरिया इसका करेक्टरिस्टिक्स रहता है। फ्रीक्वेंसी इसकी मोर देन 30 to 40 टाइम्स होगी, और पेशेंट कंप्लेंट लेके आएगा वॉमिटिंग भी साथ में। सेकेंड फेज के अंदर फेज ऑफ कोलैप्स आती है। इसके अंदर पर्सन कोलैप्स में चला जाता है, पर्सन बहुत ज़्यादा क्या होगा, उसके अंदर इवैक्यूएशन होगा, सब कुछ बाहर जाता रहेगा, जिसकी वजह से ये फेज आएगी। सिम्टम्स देखेंगे तो क्या क्या होंगे इस फेज के अंदर, पेशेंट की आई शंकन आई होंगी, वॉशरमैन लाइक उसके हैंड एंड फीट्स रहेंगे, स्कैफोल्ड एब्डोमेन देखने को मिलेगा, थर्स्ट देखने को मिलेगी, उसकी इलास्टिसिटी लॉस हो जाएगी स्किन की, स्किन ड्राई मिलेगी, अनरिकॉर्डेबल बीपी देखने को मिलेगा, फॉल बीपी होगा, हाइपोवोलेमिया होगा जिसको आप रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, वीक एंड थ्रेडी पल्स देखने को मिलेगी, पेशेंट लेथार्जी रहेगा और कंफ्यूज देखने को मिलेगा। थर्ड स्टेज में पढ़ेंगे फेज ऑफ रिकवरी। रिकवरी, इसमें रिकवरी होने लगती है पेशेंट की, ये फेज आती है 4 to 7 डेज आफ्टर सेकंड फेज। इसके अंदर जो वाइटल साइन है उसके नॉर्मल होने लगेंगे, बीपी नॉर्मल होने लगेगा, पल्स रेट नॉर्मल होने लगेगी उसकी। इसी फिर हमने यहाँ पे ही पढ़ा था कि डेथ जो होता है हाइपोवोलेमिक शॉक के कारण हो सकती है इसमें, और हाइपोवोलेमिक शॉक पेशेंट को सेकंड फेज में देखने को मिल सकता है। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी के अंदर अब हम पढ़ेंगे आगे डायग्नोसिस। तो हम कॉलेरा में डायग्नोसिस क्या क्या करेंगे, तो ज़्यादा कुछ पढ़ेंगे नहीं यहाँ पे। डायग्नोसिस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे। डायग्नोसिस, इसकी जो डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस में अगर हम पूछें इसका बेस्ट टेस्ट क्या होगा, बेस्ट टेस्ट, बेस्ट टेस्ट, तो बेस्ट टेस्ट के अंदर आता है इसका, हाँ जी, तो बेस्ट टेस्ट करेंगे। इसका बेस्ट टेस्ट जो किया जाएगा वो स्टूल के माध्यम से किया जाएगा। तो स्टूल सैंपल लिया जाएगा, स्टूल सैंपल, इस स्टूल सैंपल में स्टूल सैंपल से कल्चर किया जाएगा, कल्चर के द्वारा बैक्टीरिया को देखा जाएगा। तो स्टूल सैंपल लेंगे, और स्टूल सैंपल लेने के बाद में क्या करेंगे, इस स्टूल को कल्चर किया जाएगा। कल्चर किया जाएगा इसका, स्टूल सैंपल लेंगे पहले, उस स्टूल सैंपल के बाद में हम क्या करेंगे, इसका कल्चर करेंगे। कौन सा कल्चर मीडिया यूज करते हैं इसमें, तो बीआर मीडिया यूज करते हैं। बीआर मीडिया का मतलब होता है वेंकट रमन रामाकृष्णन मीडिया। जो बीआर मीडिया है वेंकट रमन रामाकृष्णन मीडिया ने ही डेवलप किया था, इसीलिए हमने इसको नाम बोल दिया वेंकट रमन रामाकृष्णन मीडिया। तो कल्चर करते हैं, कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया के अंदर कौन सा कल्चर मीडिया यूज किया जाता है, तो आप इसके अंदर लिख देंगे बी आर मीडिया। बी आर मीडिया, बी आर मीडिया किसने दिया था, तो लिख लेना इधर, गिवन बाई या फिर डिस्कवर्ड बाई वेंकट रमन रामाकृष्णन। रामाकृष्णन, जो बी आर मीडिया है किसने दिया था, वेंकट रमन रामाकृष्णन ने दिया था। स्टूल सैंपल को कल्चर क्यों किया जाता है इसका, क्योंकि कल्चर इसलिए किया जा रहा है स्टूल सैंपल का, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है वो कल्चर के द्वारा ही पता किया जाएगा कि कौन से टाइप का बैक्टीरिया है, तो और ये बैक्टीरिया हमको स्टूल में देखने को मिलेगा, इसलिए कल्चर मीडिया करते हैं इसका। यानी कि जो स्टूल सैंपल है उसको कल्चर मीडिया किया जाता है, उसको कल्चर में मीडिया में रखा जाता है और उसके अंदर बैक्टीरिया को डायग्नोस किया जाता है। चलिए इसमें कुछ खास बात जाननी पड़ेगी आपको। इसकी खास बात है, यानी कि जो स्टूल सैंपल लिया जा रहा है, स्टूल सैंपल हम डायरेक्ट स्टूल नहीं लेते हैं इसमें, रेक्टल स्वैब के माध्यम से, रेक्टल स्वैब के माध्यम से हम स्टूल का कलेक्शन करते हैं। हाँ जी, रेक्टल स्वैब यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड। अगर रेक्टल स्वैब यूज नहीं किया है तो हम कैथेटर को भी यूज कर सकते हैं, कैथेटर। तो दो तरीके से हम स्टूल का सैंपल लेंगे।
हम रेक्टल स्वैब ले सकते हैं या फिर कैथेटर अंदर रेक्टल म्यूकोसा में डालने के बाद क्या करेंगे, कैथेटर से हम क्या लेंगे, स्टूल का कलेक्शन करेंगे। रेक्टल म्यूकोसा लाइनिंग, हाँ जी, सबसे पहले हमने रेक्टल स्वैब ले लिया, रेक्टल स्वैब से हम कलेक्शन कर सकते हैं। दूसरा रेक्टल मतलब कैथेटर विद रेक्टल म्यूकोसा लाइनिंग, एक कैथेटर यूज करेंगे रेक्टल म्यूकोसा लाइनिंग के साथ में, जिससे हम क्या करेंगे, हाँ जी, कलेक्शन कर लिया जाएगा स्टूल का। एक चीज और याद रखनी पड़ेगी आपको इधर, कि सैंपल जब हम कलेक्ट करते हैं तो उससे पहले कोई भी एंटीबायोटिक का यूज नहीं करते हैं। लिख लो इसको, द सैंपल शुड बी कलेक्शन, सैंपल शुड बी कलेक्टेड, should be collected before antibiotic, before antibiotic administration। जो सैंपल का जो हम कलेक्शन कर रहे हैं उससे पहले किसी भी एंटीबायोटिक का यूज नहीं करना है। उससे पहले हमें क्या लेना है, सैंपल का कलेक्शन लेना, उसके बाद में ही हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक यूज करते हैं। उससे पहले हम एंटीबायोटिक को यूज नहीं करते हैं। तो ये बात हमने जानी, डायग्नोसिस कर रहे हैं, स्टूल का सैंपल लेंगे, स्टूल का सैंपल कल्चर मीडिया के अंदर रखते हैं। कौन सी कल्चर मीडिया, वेंकट रमन रामाकृष्णन कल्चर मीडिया, जो है बीआर मीडिया के नाम से जानते हैं। वेंकट रमन रामाकृष्णन ने इसको डेवलप किया था। रेक्टल स्वैब के माध्यम से स्टूल का सैंपल लेंगे या फिर कैथेटर यूज कर सकते हैं, विद रेक्टल म्यूकोसा लाइनिंग यूज करते हैं। और जो सैंपल कलेक्ट किया जाता है उससे पहले, उससे प्रायर किसी भी एंटीबायोटिक का यूज नहीं करते हैं। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं डायग्नोसिस को जानने के लिए। चलिए, ये चीज हो गई डायग्नोसिस वाली। अभी हम क्या करेंगे, इसका मैनेजमेंट पढ़ेंगे। मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट क्या होता है इसका, कॉलेरा का कैसे मैनेजमेंट करेंगे, कॉलेरा अगर हो गया है तो। चलिए, फर्स्ट एक्शन इसका क्या होगा, फर्स्ट एक्शन, अगर कॉलेरा हुआ है किसी को तो फर्स्ट एक्शन क्या रहेगा, फर्स्ट एक्शन इसके अंदर रहेगा अर्ली डायग्नोसिस एंड वेरिफिकेशन ऑफ केसेस, अर्ली डायग्नोसिस एंड वेरिफिकेशन ऑफ केसेस। सबसे पहले डायग्नोसिस करेंगे और वेरीफाई करेंगे केसेस को, ये हमारे क्या रहेगा, फर्स्ट एक्शन रहेगा। चलिए नेक्स्ट, प्रिवेंटिव मेथड क्या क्या यूज कर सकते हैं इसके अंदर, बेस्ट प्रिवेंटिव मेथड, बचाव हम कैसे कर सकते हैं, बेस्ट प्रिवेंटिव मेथड क्या यूज करेंगे इसके अंदर, लिख लो, हेल्थ एजुकेशन, क्या देंगे, हेल्थ एजुकेशन, किससे रिलेटेड, रिलेटेड टू एनवायरमेंटल सैनिटेशन, रिलेटेड टू environmental sanitation, environmental sanitation, environmental sanitation से रिलेटेड हम क्या करेंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे। ये बेस्ट प्रिवेंटिव मेथड रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, बेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी कौन सी रहेगी, कॉलेरा का बेस्ट मैनेजमेंट क्या करते हैं। चलिए, बेस्ट प्रिवेंटिव मेथड देखा हमने, तो बेस्ट मैनेजमेंट भी यहाँ पे देखेंगे। तो बेस्ट मैनेजमेंट के अंदर हम कॉलेरा में क्या करेंगे, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का क्या कराएंगे, रिप्लेसमेंट कराएंगे। यही अपना क्या रहेगा, बेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी रहेगी मैनेजमेंट की, यानी कि बेस्ट ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा ये।
चलिए नेक्स्ट हम इसकी ड्रग ऑफ चॉइस की बात करेंगे। कॉलेरा में कौन सी ड्रग यूज करते हैं एज ए ड्रग ऑफ चॉइस? तो इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है डॉक्सीसाइक्लिन। कॉलेरा की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? डॉक्सीसाइक्लिन। चलिए इस डॉक्सीसाइक्लिन की जगह बहुत सारी जगह अभी हम एजिथ्रोमाइसिन भी यूज करते हैं। एजिथ्रोमाइसिन भी यूज करने लगे हैं अभी। चलिए नेक्स्ट इसकी एक और आपको ड्रग ऑफ चॉइस देखने को मिलती है फ्यूराजोलिडोन। फ्यूराजोलिडोन ये ड्रग ऑफ चॉइस रहती है इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, किसी फीमेल को प्रेगनेंसी है और उसको कॉलेरा हुआ है तो वहां पे हम कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस देंगे? फ्यूराजोलिडोन। डॉक्सीसाइक्लिन तो सभी के लिए है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी हुई है तो उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी? फ्यूराजोलिडोन रहेगी। ओके नेक्स्ट कीमो प्रोफाइलैक्सिस ड्रग ऑफ चॉइस। कीमो प्रोफाइलैक्सिस के रूप में कौन सी ड्रग यूज करते हैं? उसमें यूज करते हैं टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन तो टेट्रासाइक्लिन है इसकी कीमो प्रोफाइलैक्सिस ड्रग ऑफ चॉइस है। फ्यूराजोन प्रेगनेंसी के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस है और डॉक्सीसाइक्लिन सभी के अंदर हम दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था कॉलेरा। अगर आपको समझ में आया है कॉलेरा तो इसको आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।